लहराती पहाड़ियों और सरसराते बांस के झुरमुटों के बीच बसा था नंदगांव। एक शांत सादा सा गांव। जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। किसान खेतों में काम करते, बच्चे बरगद के पेड़ों की छांव में खेलते, लेकिन नंदगांव पर एक साया था। पहाड़ी पर बने खंडहरनुमा महल का साया। महल डूबते सूरज के सामिल एक उजाड़ परछाई सा खड़ा था। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब टूट रही थीं, बेलों से ढकी हुई। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती थीं। महल एक शानदार अतीत की याद दिलाता था, जो अब रहस्य और डर में डूबा हुआ था। गांव वाले महल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। अंधेरे में अजीब रोशनियां टिमटिमाती थीं। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने इसकी टूटी दीवारों के भीतर परछाई जैसी आकृतियां घूमती देखी हैं। महल की कहानी दर्दनाक थी। कहा जाता है कि यह एक अमीर राजा का था, जो समझदारी और दया से राज करता था। उसकी रानी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर उसकी जिंदगी का उजाला थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक ईर्ष्यालु दुश्मन ने रानी को जहर दे दिया। राजा टूटे दिल से अपना दिमाग खो बैठा। वह अपनी प्यारी को पुकारते हुए महल के हॉल में भटकता रहा। एक तूफानी रात में उसने महल की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। गांव वालों का मानना था कि राजा और रानी की आत्माएं अभी भी खंडहर महल में भटकती हैं। वे फुसफुसाते थे कि राजा अपनी रानी को हमेशा के लिए ढूंढता रहता है। खाली हॉल में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती थीं। शांत गांव से दूर दो दोस्त, राजीव और सुमित, ऐसी कहानियों पर हंसते थे। वे जवान थे और जोश से भरे हुए थे। उन्हें रोमांच का शौक था और वे गांव वालों के डर को अंधविश्वास मानते थे। दोनों में से ज्यादा बहादुर राजीव ने सुमित को खंडहर महल में एक रात बिताने की चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि भूत सिर्फ कल्पना है। सुमित हालांकि डरा हुआ था, लेकिन चुनौती से पीछे नहीं हट सका। उन्होंने अपने बैकपैक्स में टॉर्च, स्नैक्स और एक कैमरा पैक किया, ताकि अगर कोई अलौकिक चीज दिखे तो उसका सबूत मिल सके। युवा जोश और उत्साह के साथ वे नंदगांव की ओर चल पड़े। जब वे नंदगांव पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें डरी हुई नजरों से देखा। बूढ़े लोगों ने सिर हिलाया, महिलाओं ने अपने बच्चों को पास खींच लिया, लेकिन राजीव और सुमित ने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, उनके पास आई। बेटो, उसने विनती की, महल मत जाओ, यह दुख और बुराई की जगह है। राजीव बस हंसा। चिंता मत करो दादी, उसने कहा, हम ठीक रहेंगे। हम भूतों में विश्वास नहीं करते। सूरज डूबने लगा, जिससे गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। गांव वालों की विनती को नजरअंदाज करते हुए राजीव और सुमित खंडहर महल की ओर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा ठंडी भारी होती गई, लेकिन उनका उत्साह उनके डर पर भारी पड़ रहा था। भाग 5। महल में प्रवेश। एक अनहोनी का आभास। महल उनके सामने था, अपनी टूटी हुई हालत में भी एक भव्य इमारत। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी, मानो दर्द भरी आहें भर रही हो। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब खरपतवार और मलबे से भरा हुआ था। राजीव ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर चले गए। हवा भारी और स्थिर थी। उनकी टॉर्च की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। सड़ांध की गंध हवा में फैल गई। वे अब एक दूसरी दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जिसे समय भूल गया था। वे गूंजते हुए गलियारों में घूमते रहे। दबे हुए सन्नाटे में उनके कदम ही एकमात्र आवाज थी। उनके चेहरों पर मकड़ी के जाले लगे। उन्होंने धूल भरे कमरों में झांका। उनकी कल्पनाएं दौड़ रही थी। महल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उन पर हावी हो रही थी, हर चीख और कराह को बढ़ा रही थी। भाग 6। भूतिया प्रेत। जैसे ही अंधेरा महल में छा गया, वे उस जगह पर बैठ गए जो कभी भव्य बॉलरूम था। कमरे का विशाल खालीपन उनके अकेलेपन को बढ़ा रहा था। तनाव को तोड़ने की कोशिश में उन्होंने एक घबराहट भरा मजाक साझा किया। अचानक सुमित रुक गया। राजीव, क्या तुमने वो सुना? वह फुसफुसाया। बॉलरूम के दूर छोर से एक धीमी कराह जैसी आवाज आती हुई लग रही थी। राजीव ने सुनने के लिए कान लगाए। कराह फिर से आई, इस बार करीब। ये एक दर्दनाक ठंडी आवाज थी, जिससे उनकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। फिर उन्होंने उसे देखा। एक सफेद पारदर्शी आकृति उनकी ओर सरक रही थी। ये एक महिला थी,
उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें एक अकठनीय उदासी से भरी थीं। भाग 7। दहशत और भागना। दहशत ने उनके पैरों में जान डाल दी। वे पीछे हट गए। उनका खून जम गया। भूतिया आकृति करीब आ गई। अब वे उसके रोने की आवाज सुन सकते थे, जो दिल दहला देने वाले दुख से भरी थी। वे मलबे पर ठोकर खा गए। उनकी टॉर्च की रोशनी उनकी दहशत में इधर उधर बिखर रही थी। राजीव ने सुमित का हाथ पकड़ा और वे भागे। वे महल से भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। भूतिया आकृति उनके पीछे तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके दर्द भरे रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वे महल से बाहर ठंडी रात की हवा में निकल पड़े। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए। हाँफते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर डर से कांप रहे थे। भाग 8। गांव जागता है। हंगामे ने गांव वालों को जगा दिया था। वे घबराए हुए युवकों के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। राजीव अभी भी कांप रहा था। हकलाते हुए अपना अनुभव बताया। उसने भूतिया आकृति, उसके दर्द भरे रोने, भयानक डर का वर्णन किया। गांव वाले धैर्यपूर्वक सुनते रहे। फिर एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने महल का दुख देखा है। उसने कहा, रानी अभी भी अपने खोए हुए प्यार के लिए शोक मनाती है। उसने राजीव के कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। अब तुम सुरक्षित हो, जाओ और वापस मत आना। जैसे ही सुबह हुई, राजीव और सुमित गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। वे अब वो घमंडी, संशयवादी युवक नहीं थे जो एक दिन पहले आए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके बहादुरी की जगह अज्ञात के लिए एक नया सम्मान आ गया था। भाग 9। एक सबक सीखा। राजीव ने खंडहर महल की ओर देखा। सुबह की रोशनी में उसका सिलहूट नरम पड़ गया था। उसने भूतिया आकृति, उसकी उदास आंखों, उसके दिल दहला देने वाले रोने के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि कुछ जगहें अपने अतीत, अपने दुख, अपने रहस्यों को पकड़े रहती है, और कुछ कहानियां, चाहे कितनी ही अविश्वसनीय क्यों न हो, सच्चाई का एक अंश रखती है। जैसे ही वे नंदगांव से दूर चले गए, राजीव जानता था कि वह खंडहर महल में अपनी रात को कभी नहीं भूलेगा। उसने सीखा था कि कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। उसने सीखा था कि कभी कभी हवा के फुसफुसाते शब्द सिर्फ पत्तों की सरसराहट से ज्यादा कुछ ले जाते हैं। कभी कभी वे भूले हुए दुखों की गूंज बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट ले जाते हैं।